मैं जा रहा हूँ यूनो पार्क। आई होप कि मैं सही जगह बिल्कुल उतरा हूँ। ट्रेन की थी मैंने, तो मैं से गलत प्रोनाउंस कर रहा था। ये बेसिकली है यूनो पार्क। क्या GoPro? लो जी, पहुँच गए हैं यहाँ पे। और इस पार्क में अब आने के बाद आपसे बहुत सारी बातें करनी है। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम बात करने जा रहे हैं जापान वीज़ा के बारे में इस वीडियो में। थोड़ा अंदर चलते हैं, इसके नज़ारे लेते हैं और कहीं बैठ के आपसे मैं बात करता हूँ। तो वेलकम बैक गाइस। और मैं बात करता हूँ जापान वीज़ा के बारे में कि किस तरीके से मेरा जापान वीज़ा आया, कितना टाइम लगा उसको आने में, क्या चैलेंजेस आए, उसके बारे में बात करता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे सारे पॉइंटर्स बना लिए हैं जो मैं आपको अब पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने की। ये जो एप्लीकेशन है मैंने अक्टूबर 19 को अप्लाई की थी और उसके बाद मतलब मेरा वीज़ा आते आते 15 दिन लग गए। अब क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने इनिशियली लगाए वो एज़ पर व्हाट देयर साइट से, ठीक है। तो VFS की साइट पे जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स उन्होंने प्रेजेंट की हुई हैं वही डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ लगाए। तो मैं आपको बताता हूँ, ओरिजिनल पासपोर्ट लगाया मैंने, पुराना अपना और नया पासपोर्ट वो लगाया। कॉपी पासपोर्ट की, कलर्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक एंड वाइट कॉपी चलेगी। बैंक स्टेटमेंट्स मैंने लगाई 6 महीने की यहाँ पर। और बैंक स्टेटमेंट्स ही लगानी होती है, लेकिन मैंने अपनी एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए FD भी लगा दी। और अगर FD आप लगा सकते हैं 2, 4, 5, 6, 7 लाख की तो अच्छी बात है। फिर इसके अलावा मुझे ITR डिपॉजिट करनी थी और 2022-23 की ITR मैंने डाली, लेकिन उसके साथ ही साथ पिछले लास्ट ईयर की ITR भी मैंने इसमें डाल दी, मतलब 2021 और 22 की। और इसके बाद मैंने रिजर्व्ड होटल बुकिंग्स अगोडा से होटल बुक किए, रिज़र्व कर लिए, पेमेंट नहीं की उनकी। और डमी टिकट्स जो हैं, फ़्लाइट टिकट्स, वो भी मुझे यहाँ पर लगानी पड़ी। और डमी टिकट्स के लिए क्या है कि एक लिंक है जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। तो वहाँ उस लिंक पे जाके आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं 400 रुपये की, और 15 से 20 मिनट के अंदर वो आइटनरी आपको बना के दे देते हैं। फिर इसके अलावा क्या हुआ कि मैं वेट कर रहा था अपनी एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि इनकी साइट पे लिखा है 4 वर्किंग डेज़ में वीज़ा जो है इशू हो जाता है, पर 4 या 5 वर्किंग डेज़ में अब नहीं आता, अब 7 दिन लगते हैं। उसका रीज़न ये है कि 3 साल के बाद जापान खुला है और 3 साल पुरानी आप एप्लीकेशन सोच सकते हैं कि पेंडिंग है यहाँ पर। तो 7वें दिन इन्होंने मेरे से एक्चुअली 8वें दिन बल्कि मेरे से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे। और मुझे इस चीज़ की बहुत हैरानी हुई, क्योंकि 7 वर्किंग डेज़ का अगर वो टाइम लेते हैं तो उन्हें अगर मेरी एप्लीकेशन को रिव्यू करना था वो 2 या 4 दिन पहले विदिन 7 डेज़ कर सकते थे, लेकिन 7वें दिन वो मेरी एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे। और जब मैं VFS की साइट पे गया अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए, तो वहाँ पे लिखा हुआ था फॉर्म 16 एंड TDS ऑफ 22-23 रिक्वायर्ड। खैर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने फिर भी जैसे तैसे करके फॉर्म 16 और 2022 और 3 का TDS जो है डिपॉजिट कर दिया, मेरे पास था तो मैंने उनको लगा दिया। अब क्या होता है कि जब भी आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं तो उस केस के अंदर आपकी एप्लीकेशन को फ्रेश कंसिडर किया जाता है। तो उसमें क्या होगा कि अगर 7 वर्किंग डेज़ उन्होंने मांगे हैं तो 7 वर्किंग डेज़ वो लेंगे आपकी एप्लीकेशन को दोबारा रिव्यू करने के लिए। और विद दैट रिज़ल्ट हाँ, आपके प्लान में, ट्रैवल प्लान में डिले हो सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ है। अब हुआ यहाँ मेरे साथ ये कि मेरा जो ट्रैवल प्लान है वो थोड़ा डिले हो गया। मैंने नवंबर 12 को फ़्लाई करना था और एक दिन पहले फ्राइडे को, उस दिन फ्राइडे था, मैं अपना पासपोर्ट लेने गया, वीज़ा लेने गया। खैर मुझे वीज़ा तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे मुझे चैलेंज बस यही आया मेनली कि मेरा ट्रैवल प्लान डिले हो रहा था और फ़्लाइट के जो फेज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो मैं चाहता था कि पहले 7 दिनों में मेरी एप्लीकेशन आ जाती। अगर डॉक्यूमेंट्स उन्हें रिव्यू करने थे या 7 दिन में वीज़ा इशू करना था तो उन्हें चाहिए था कि 7 दिनों के अंदर मेरी एप्लीकेशन को पहले रिव्यू करते और अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती तो मेरे से मांगते और 1 या 2 दिन में अप्रूवल आना चाहिए था। लेकिन अभी जो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज काफ़ी लोग जापान जाना चाहते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं उनके पास इस वक्त आ रही हैं। तो अगर आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो आपको VFS की साइट पे ही जाना पड़ेगा, जैसे मैंने किया, क्योंकि अगर आप उनकी कॉल सेंटर में भी कॉल करेंगे उनके पास बताने को कुछ नहीं होता ज़्यादा, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी जो एप्लीकेशन है वो एम्बेसी के पास होती है और अगर आप उनसे कुछ पूछते हैं वो कहते हैं अंडर प्रोसेसिंग।
और अगर आप जापान एम्बेसी को कांटेक्ट करेंगे जैसे कि मैंने किया, तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि हम सिर्फ ऑफिशियल या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को ही एड्रेस करते हैं, उनके वीज़ा के कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं। फॉर ऑर्डनरी पासपोर्ट होल्डर्स या फॉर टूरिस्ट आपको VFS को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से मुझे कोई मदद नहीं मिल रही थी और मुझे बहुत जल्दी थी, क्योंकि नवंबर 12 को मुझे फ्लाई करना था एंड एट द सेम टाइम फ़्लाइट के फेयर्स उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते। तो आपको बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने लगे हैं तो उसके अंदर एक कवर लेटर भी आपको देना पड़ता है, राइट, जो कि मैंने भी दिया था। अगर कवर लेटर का फॉर्मेट चाहिए आपको तो आप मेरी साइट thewarningman.in पे जाके जो है कवर लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे मेरा वीज़ा भी अप्रूव हुआ है, तो वो बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और जब आप कवर लेटर लिखेंगे तो मेक श्योर जो ट्रैवल डेट है उसको आप आगे का बहुत आगे का डालना, मतलब कि एग्जैक्ट डेट जब आपने ट्रैवल करना है उसकी डेट अगर आप डालोगे तो ये हो सकता है कि प्रोसेसिंग में वो ज़्यादा टाइम ले लें आपसे, ठीक है, और आपके 2-4 दिन पहले ही आपका वीज़ा आपको पकड़ाएं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ट्रैवल डेट जो है आप वो भी रफली डाल सकते हो कवर लेटर के अंदर कि किस से किस पीरियड में आपने ट्रैवल करना है। मेरा जो पासपोर्ट जो मेरा वीज़ा है, सॉरी, ये मुझे 3 महीनों का 90 डेज़ का इशू किया गया है। मतलब कुछ लोगों के केस में मैंने ये सुना है कि उनको उतने दिन का मिल रहा है जितने दिन का उनका ट्रैवल पीरियड है, जितने दिन की डेट्स उन्होंने स्पेसिफाई की हैं, लेकिन मेरे केस के अंदर 90 डेज़ का है। आई डोंट नो, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप डायरेक्टली कॉन्सुलेट से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ रीजन्स के अंदर इंडिया में, जैसे मुंबई हो गया या किसी कैलकाटा हो गया, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वहाँ पे मुंबई कैलकाटा के केस में क्या चल रहा है, पर मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन के थ्रू ये चीज़ बताई थी कि अगर आप मुंबई से अप्लाई करते हैं वीज़ा तो डायरेक्टली कॉन्सुलेट भी जा सकते हैं। बट व्हाट आई वुड से इज़ कि आप एम्बेसी को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लें, उनसे वेरीफाई कर लें और वो जो आपको कहते हैं वो करें उस केस के अंदर। एक चीज़ और बता दूं कि जब आप VFS की साइट पे जाते हैं और स्टेटस चेक करते हैं अपनी एप्लीकेशन का, तो जो साइट है इनकी दोपहर को 3 बजे या रात को 9 बजे अपडेट होती है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका ट्रैवल डेट नियर है और अभी तक आपको वीज़ा नहीं मिला है, तो अगर आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उसके अंदर कंप्लीट हो सकता है कि दिन आपका कंज्यूम हो जाए, ठीक है। तो मेक श्योर कि जो भी ट्रैवल डेट्स आप रखें वो काफ़ी आगे की रखें एंड देन यू अप्लाई योर वीज़ा। एनीवेज गाइज, ये थी कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता था। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपडेट कैसा लगा, ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू वंस अगेन, गुड बाय एंड टेक केयर।